बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल को कहते हैं जो कि बैक्टीरिया में और कुछ स्पेसिफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। इन्हें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल कहा जाता है, यानी ये सेल के क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल के अलावा होते हैं। ये बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं जैसे कि यीस्ट, लेकिन ह्यूमन के अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं होते। जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं उसकी जीन्स उन ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल होती हैं। जैसे हम उसका बेनिफिट देखते हैं एज अ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, हैवी मेटल रेजिस्टेंस, विरुलेंस फैक्टर एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया अपने आप को एंटी माइक्रोबियल एजेंट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक नेचुरल फिनोमेना है जो बैक्टीरिया में इवॉल्व होता है। जितने भी माइक्रोब्स हैं उनके अंदर जो रेजिस्टेंस का फिनोमेना है वो इवॉल्व हो सकता है। जैसे अगर हम फंगस की एग्जांपल लें तो फंगस इवॉल्व करता है एंटी फंगल रेजिस्टेंस, वायरस एंटी वायरल रेजिस्टेंस इवॉल्व कर सकते हैं, प्रोटोजोया एंटी प्रोटोजोयल रेजिस्टेंस इवॉल्व कर सकते हैं, और इसी तरह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो इवॉल्व करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि टोटली रेजिस्टेंट होते हैं अगेंस्ट द एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स यानी एंटीबायोटिक्स, यानी कि उनके लिए एंटीबायोटिक्स की प्रेजेंस जो है वो कोई मायने नहीं रखती, वो एंटीबायोटिक्स की प्रेजेंस में ग्रो कर सकते हैं। उन बैक्टीरिया के लिए सुपर बग्स का टर्म जो है वो यूज़ होता है। इसके अलावा प्लाज्मिड के पास हैवी मेटल रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट होती हैं, यानी वो बैक्टीरिया जिनके पास ऐसे प्लाज्मिड्स हैं जिनके पास हैवी मेटल रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट हो, वो हैवी मेटल्स यानी क्रोमियम, कैडमियम या सिल्वर की प्रेजेंस में ग्रो कर सकते हैं। हैवी मेटल रेजिस्टेंस जिन बैक्टीरिया में होती है वो यूजुअली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। अगर ये जीन प्लाज्मिड में ना हो और बैक्टीरिया जो है उसके पास ये जीन प्रेजेंट ना हो तो ये उस बैक्टीरिया की फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को हैवी मेटल्स इफ़ेक्ट कर सकती हैं। ये उसके अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज कॉज करती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डीनेचुरेशन कॉज कर सकती हैं। यूजुअली जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हैं वो इकोलाई और साल्मोनेला के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा प्लाज्मिड में ऐसी जीन्स भी होती हैं जो डिफरेंट विरुलेंस फैक्टर को इनकोड करती हैं। ऐसे विरुलेंस फैक्टर जो कि एनिमल सेल्स को किल कर सकते हैं या फिर वो बैक्टीरिया को एनिमल सेल पे अटैक करने में मदद देते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे विरुलेंस फैक्टर भी होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को अगेंस्ट उस रिटेलिएशन के जो कि इम्यून सिस्टम उनके अगेंस्ट कॉज करता है, यानी इम्यून सिस्टम से उसे प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। इसके अलावा प्लाज्मिड के पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन भी होती हैं। जैसे हमारे पास NIF जीन की एग्जांपल है जो कि ऐसे एंजाइम इनकोड करते हैं जो कि इनर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द यूजफुल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन और उसे ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। ये हमारे पास एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन जो बनती है प्लांट्स में और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के दरमियान, उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये जीन्स, जिसमें मोस्ट कॉमन जो एंजाइम आता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स जो हैं वो इनकोड करती हैं वो है नाइट्रोजिनेज, जो कि इनर्ट नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। फर्दर ये नाइट्रोजन प्लांट्स के अंदर जाके अमाइनो एसिड और डिफरेंट प्रोटीन्स बनाने में काम आती है। अगर हम प्लाज्मिड के साइज़ की बात करें तो प्लाज्मिड का साइज़ 1 किलो बेस पेयर से सेवरल मेगा बेस पेयर्स तक हो सकता है, यानी इसके साइज़ में भी पूरी एक रेंज है। इसका नंबर भी वेरी करता है। कुछ बैक्टीरिया या कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं उनमें एक प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सेवरल 100 प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसका आइडियल फीचर देखें, इसका आइडियल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो मेन कंपोनेंट्स या मेन जीन्स जो पाई जाती हैं वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, सेलेक्टेबल मार्कर, टारगेट जीन और प्रोमोटर।
ORI या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऐसे डीएनए के सीक्वेंस को कहते हैं जहाँ से रेप्लिकेशन की इनिशिएशन होती है। यानी ये यहाँ से जो प्लाज्मिड है ये वो सीक्वेंस है जहाँ से उसकी रेप्लिकेशन होगी और उसकी कॉपीज़ जो है वो बनेगी और यही उसका सेल के अंदर सर्वाइवल होगा। जो ORI जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है इसके लिए ORI और रेप्लिकॉन की टर्म भी यूज़ होती है, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्लस ऑल कंट्रोल एलिमेंट्स जो कि रेप्लिकेशन में या ट्रांसक्रिप्शन में या जीन एक्सप्रेशन में हेल्प आउट करते हैं। जो प्लाज्मिड होता है उसमें एक ही ORI सफिशिएंट होता है और ये जो ORI है वो क्रोमोसोमल डीएनए के ORI से डिफरेंट होता है। लेकिन जो रेप्लिकेशन प्लाज्मिड की होती है उसके लिए उसे होस्ट की मशीनरी पे ही रिलाई करना पड़ता है टू मेक द एडिशनल कॉपीज़। जो ORI होता है इसमें 80 सीक्वेंस जो है उसकी नंबर हाई होता है। जो 80 सीक्वेंस है उसका नंबर हाई होने का प्लाज्मिड को ये एडवांटेज होता है कि जो 80 सीक्वेंस होता है यानी एडेनिन थायमीन का जो सीक्वेंस होता है उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होती है, जबकि जीसी कंटेंट में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होती हैं। तो जो जीसी कंटेंट है उसको ओपन करना या डीएनए को वहाँ से सेपरेट करना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू द 80 साइट। तो ये जो है लो टेम्परेचर पे यहाँ से जो है वो जो सीक्वेंस है इसको ओपन करना इजी होता है ताकि रेप्लिकेशन मशीनरी यहाँ पे रिक्रूट करे और इसकी एडिशनल कॉपीज़ बनाए। इसके अलावा जो ORI होता है वो प्लाज्मिड की सेल के अंदर कॉपी नंबर को भी मेंटेन करता है, यानी कुछ ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जिसमें जो ORI है वो इसकी 20 कॉपीज़ बनाता है पर सेल और कुछ में ये तकरीबन 700 कॉपीज़ जो है वो बनाता है। इसके अलावा इसमें टारगेट जीन भी होती है जिसको हम मल्टीपल क्लोनिंग साइट भी हम इसको कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हम जो साइंटिस्ट होते हैं वो डिफरेंट जीन को इसमें इंसर्ट करते हैं, इसको क्लोन करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और इसको साइंटिफिक स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। प्रोमोटर वो सीक्वेंस होता है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी रिक्रूट करती है और जीन ऑफ एक्सप्रेशन में हेल्प आउट करती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स वो होती हैं जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के अगेंस्ट जो हैं वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती हैं। सेलेक्टेबल मार्कर्स जो हैं वो एक स्टेबल डोमिनेंट जीन होती है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी हो सकती है, ये हैवी मेटल रेजिस्टेंस जीन्स भी होती है जो कि बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने में हेल्प आउट करती है कि इसमें स्पेसिफिक प्लाज्मिड प्रेजेंट है या नहीं है। अब हम प्लाज्मिड की कुछ टाइप्स देखते हैं और उसके बाद इसकी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल PBr 322 का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। अब हम प्लाज्मिड की डिफरेंट टाइप्स देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो जो पहली टाइप है वो है F प्लाज्मिड यानी फर्टिलिटी प्लाज्मिड। फर्टिलिटी प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर सर्कुलर होता है और इसका साइज़ तकरीबन 100 बेस पेयर होता है, 100 के बेस पेयर होता है। ये प्लाज्मिड के पास ट्रॉ जीन होती हैं यानी ट्रांसफ़र जीन होती हैं। ये जीन नेसेसरी होती हैं फॉर द नॉन सेक्शुअल ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसके अलावा ये जो ट्रॉ जीन का लोकस होता है इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर पिल्लाई को कोड करने वाली जीन होती है और इसके अलावा दूसरी रेगुलेटरी जीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। अब जो बैक्टीरिया जिसके पास F प्लाज्मिड होता है वो कंजुगेशन का प्रोसेस कर सकता है और कंजुगेशन के प्रोसेस के थ्रू ये डीएनए को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर सकता है। जो बैक्टीरिया डीएनए ट्रांसफ़र कर रहा होता है उसे डोनर बैक्टीरिया कहते हैं और वो बैक्टीरिया जो कि डीएनए को रिसीव कर रहा होता है उसे रेसिपिएंट बैक्टीरिया कहा जाता है। दूसरा हमारे पास है रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। रेजिस्टेंस प्लाज्मिड के पास वो जीन्स होती हैं जो कि एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं या हैवी मेटल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। जो हमारे पास थर्ड टाइप आती है वो है कोल प्लाज्मिड। कोल प्लाज्मिड जो है ऐसा प्लाज्मिड होता है जिसके पास ऐसी जीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारे पास बैक्टीरियोसिन को
कोड करती हैं। बैक्टीरियोसाइंस ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि दूसरे बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देते। ये ऐसे टॉक्सिन प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं जिसे कॉलिसीन कहा जाता है। और वो बैक्टीरिया जिनके पास कोल प्लाज्मिड होते हैं, यूजुअली उसमें एशेरिया कोलाई और सैल्मोनेला की एग्जांपल आती है। और ये ऐसे टॉक्सिन को यूज़ करके दूसरे बैक्टीरिया को किल करते हैं और अपने रिस्पेक्टिव इन्वायरमेंट में दूसरे बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देते। अब हमारे पास जो कोल प्लाज्मिड है उसकी डिफरेंट टाइप्स आती हैं, और इनकी जो टाइप्स हैं उन टाइप्स इस बेस पे जो है वो बनाई जाती हैं कि ये किस टाइप का टॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमारे पास कोल प्लाज्मिड की एग्जांपल है कोल बी, कोल E2 एंड कोल E3। इसका जो है हर एक का डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कोल बी की, तो जो कोल बी है वो दूसरे जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो कोल E3 होता है वो न्यूक्लिक एसिड ऑफ द टारगेट सेल को डिग्रेड कर देता है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आती है वो आती है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। अब जो डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड होते हैं ये जीनोबायोटिक कंपाउंड्स को डिग्रेड करते हैं। जीनोबायोटिक कंपाउंड्स में ऐसे कंपाउंड्स आते हैं जो कि इन्वायरमेंट से रिलीज होते हैं ह्यूमन एक्शन की वजह से, और ये नेचर में नेचुरली अकर नहीं कर रहे होते, और इनको ये प्लाज्मिड डिग्रेड करते हैं और इनकी जो केमिकल कंपाउंड हैं उनकी प्रेजेंस में डीजेनरेटिव प्लाज्मिड वाले बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है वो है विरुलेंस प्लाज्मिड्स। विरुलेंस प्लाज्मिड ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जो कि ऐसे केमिकल कंपाउंड टॉक्सिन या प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि उन बैक्टीरिया को पैथोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हमारे पास जो एग्जांपल है बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन, जिसमें टीआई प्लाज्मिड होता है, और ये टीआई प्लाज्मिड प्लांट्स के अंदर गाल स्टोन्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन है वो कंपैटिबिलिटी की बेस पे भी होती है कि कुछ जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो एक बैक्टीरियल सेल लाइन में को एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि साथ साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, और उन्हें जो साथ साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं उन्हें कंपैटिबल प्लाज्मिड कहा जाता है, और जो साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते उन्हें नॉन कंपैटिबल प्लाज्मिड कहा जाता है। यूजुअली उन प्लाज्मिड्स को कंपैटिबल प्लाज्मिड कहा जाता है जो डिस्टेंटली रिलेटेड हों, यानी जिनके पास एक ही टाइप का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, वो यूजुअली नॉन कंपैटिबल प्लाज्मिड होंगे। अब हमारे पास एग्जाम्पल है एक मोस्ट वाइडली यूज्ड ई कोलाई क्लोनिंग प्लाज्मिड की, जिसे PBR322 कहा जाता है। ये फर्स्ट एशेरिया कोलाई क्लोनिंग वेक्टर था जो कि 1977 में क्रिएट किया गया इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। जो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे वर्कआउट किया था वो थे F. बोलिवर ज़ेप्टा एंड रेमंड L. रॉड्रिगीज। ये दोनों साइंटिस्ट जो थे इनकी बेस पे ही इसको नाम भी दिया गया। इसमें जो P है वो स्टैंड करता है प्लाज्मिड के लिए, B जो है वो बॉलीवर के लिए स्टैंड करता है, और R जो है वो रॉड्रिगीज के लिए स्टैंड करता है। 322 इसका कॉपी नंबर है, यानी इसका जो ऑर्डर ऑफ सिंथेसिस था लैब में वो 322 था, ताकि इसको दूसरे प्लाज्मिड से डिस्टिंग्विश किया जा सके। इसकी जो टोटल लेंथ है वो तकरीबन 4361 बेस पेयर की है, और इसमें तकरीबन मोर देन 41 रिस्ट्रिक्शन साइट्स पाई जाती हैं डिफरेंट इंजाइम्स के लिए। अब जो रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स होते हैं वो ऐसे इंजाइम होते हैं जो कि स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस को कट कर सकते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है और दो मेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट हैं, यानी कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन और एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। अब जो 41 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं जहाँ पे डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर सकते हैं, उसमें से तकरीबन जो 11 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के सीक्वेंस में मौजूद हैं, और इसके अलावा दो एंजाइम जो कि HIND3 एंड CLAL, इन दोनों एंजाइम की जो जीन्स होती हैं वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के प्रोमोटर रीजन में प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा जो
41 में से 6 ऐसी रिस्ट्रिक्शन साइट हैं जो कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में के जो सीक्वेंस है उसमें प्रेजेंट होती हैं। अब अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास इसमें जो डिफरेंट एंजाइम्स हैं उनका रिस्ट्रिक्शन साइट जो है वो इस डायग्राम में जो है वो दिखाई गई है, जैसे PST1 एंड PVUII। ये जो एंजाइम्स हैं इनकी जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में प्रेजेंट है, जबकि जो BAMHI एंड SAL जो है उनकी जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स में प्रेजेंट हैं। अब अगर हम ये देखते हैं कि अगर हम किसी भी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या जो हमारा DNA ऑफ इंटरेस्ट है उसे हम इस प्लाज्मिड में क्लोन करना चाहते हैं, तो अगर हम उसको क्लोन करते हैं इस जगह पे, यानी कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के सीक्वेंस में क्लोन करते हैं, यहाँ से जो यहाँ पे जिन एंजाइम की रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं उन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज़ करते हुए हम अगर DNA ऑफ इंटरेस्ट को क्लोन करेंगे इस प्लाज्मिड में, तो इसकी जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है वो नॉन फंक्शनल हो जाएगी। यानी उसके बाद वो बैक्टीरिया जिसका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में म्यूटेशन की वजह से हमने इसमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट अपनी डाली है, उसके बाद ये जब जीन नॉन फंक्शनल होगी तो इसका मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया हमारे पास एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर सकेगा। इसी तरह से अगर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में क्लोन करते हैं, यानी वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जिनकी रिस्ट्रिक्शन साइट्स टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में के सीक्वेंस में लोकेट करती हैं, उनको यूज़ करते हुए अगर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है क्लोन करेंगे तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो है वो हमारे पास नॉन फंक्शनल हो जाएगी और ये बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर सकेगा। अदरवाइज़ अगर ये दोनों जीन्स फंक्शनल हैं तो ये बैक्टीरिया इन दोनों एंटीबायोटिक्स की प्रेजेंस में ग्रो कर सकता है। इसके अलावा इसमें EcoR1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट भी मौजूद है। इसका नाम जो है वो बैक्टीरिया के नाम पे रखा गया, यानी कि एशेरिशिया कोलाई के नाम पे रखा गया, क्योंकि सबसे पहले ये उससे आइसोलेट किया गया था।